नमस्कार। योगी को जिताने के लिए मैदान में आ गए हैं मोदी। पूरब से स्ट्राइक शुरू हुई है। निशाने पर अखिलेश यादव हैं। इलाका योगी का अपना गोरखपुर है और मुद्दा सबसे बड़ा किसान है। मैसेज क्लियर है, लाल टोपी वालों को यूपी में लाना मना है। नरेंद्र मोदी आज 34 मिनट बोले। इसमें मंदिर की बात नहीं हुई, अयोध्या की बात नहीं हुई, बात हुई किसान की, खाद से लेकर गन्ने की। मोदी ने बार बार किसानों का जिक्र किया। 25 मिनट किसानों पर बोले, 5 मिनट अखिलेश पर बोले। उन 5 मिनटों में चुनाव की लाइन खींच दी। नरेंद्र मोदी ने क्या क्या कहा, उनके भाषण के बुलेट पॉइंट्स देखिए इस रिपोर्ट में। नरेंद्र मोदी खुल्लम खुल्ला वार करेंगे। यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट। टारगेट सेलेक्ट हो गया है। यूपी में ना राहुल, ना प्रियंका, ना मायावती, ना ओवैसी। यूपी में मोदी के निशाने पर सिर्फ और सिर्फ अखिलेश। अब डायरेक्ट अटैक होगा सीधा सीधा अखिलेश पर। सरकार बनानी है आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए। पिछले 2.5 साल से अखिलेश एक बात कभी नहीं भूलते, लाल टोपी लगाना। अखिलेश जहां भी जाते हैं लाल टोपी लगाते हैं। नरेंद्र मोदी ने आज उसी लाल टोपी पर अटैक किया। लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट। यानी खतरे की घंटी है। नरेंद्र मोदी ने यूपी के लोगों को पहले लाल टोपी से सावधान किया, फिर उसका पूरा मतलब बता दिया। आज पूरा यूपी भली भांति जानता है कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है। उनको आपके दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए। घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए। लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए। और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट। यानी खतरे की घंटी है। मोदी ने गोरखपुर में जो कहा उसका सबूत मेरठ में दिख गया। पूरब में मोदी की रैली खत्म हुई और पश्चिम में अखिलेश की रैली में हंगामा हो गया। लाल टोपी वाले कार्यकर्ता अखिलेश के सामने ही बेकाबू हो गए। फिलहाल ये जो डी है, जिसे सिक्योरिटी जोन कहा जा रहा था, उस डी को फिलहाल तोड़ दिया है और यहाँ धक्का मुक्की करते हुए कार्यकर्ता अंदर पहुंच चुके हैं। यानी भीड़ को यहां संभालना बेहद मुश्किल है। ये आप जो मंच देख रहे हैं, ये कैमरा सेटअप था यहाँ पे जो रैली के ऑर्गेनाइजर हैं उनका। और यहां से अगर आप आगे देखेंगे तो भीड़ जबरदस्त है लेकिन बेकाबू है। फिलहाल ये बैरिकेड जो लगे थे वो सारे तोड़ दिए हैं। नरेंद्र मोदी हर चुनाव में एक नामकरण करते हैं। यूपी चुनाव के लिए नामकरण हो गया है। यूपी में अगले 4 महीने तक अब लाल टोपी और रेड अलर्ट ही चलेगा। इसी के नारे लगेंगे, इसी के पोस्टर छपेंगे। अखिलेश यादव ने भी चुनौती कबूल कर ली है। लाल टोपी और रेड अलर्ट अखिलेश यादव की भी टाइमलाइन पर आ गया है। अखिलेश का दावा है कि लाल टोपी ही इस बार बीजेपी को सत्ता से बाहर करेगी। सपा के नेता लाल को इनकलाब से जोड़ते हैं और 22 में बदलाव की बात करते हैं। और अब तो बाबा मुख्यमंत्री जाने वाले हैं।
बताओ जाने वाली है सरकार के नहीं जाने वाली, परिवर्तन हो करके रहेगा और इसलिए भी जरूरी है परिवर्तन। भारतीय जनता पार्टी की हर चीज झूठी है, भारतीय जनता पार्टी की हर बात झूठी है, इनके वादे जुमले हैं, इनका प्रचार झूठा है, इनकी विकास की तस्वीर झूठी है और जो विकास के घोड़े दौड़ा रहे हैं सवार होकर के वही फिल्मी घोड़ा है जो हिलता डुलता तो है लेकिन आगे नहीं बढ़ता। लाल टोपी गोरखपुर से चला, मेरठ से होते हुए वो दिल्ली तक पहुंचा, संसद तक भी लाल टोपी के चर्चे हैं। प्रोफेसर रामगोपाल यादव हमारे साथ हैं। आज प्रधानमंत्री ने गोरखपुर में कहा है कि जो लाल टोपी वाले हैं उनको लाल बत्ती से मतलब है, जनता की तकलीफों से नहीं। असल में सच बात यह है कि लाल टोपी की बढ़ती हुई ताकत और बीजेपी की उत्तर प्रदेश में संपूर्ण नाकामयाबी के वजह से प्रधानमंत्री जी बहुत चिंतित हैं और लाल टोपी के नाम लेने का मतलब ही है कि लाल टोपी सत्ता में आने वाली है और बीजेपी उत्तर प्रदेश से सत्ता में उखड़ने वाली है। उन्होंने कहा कि लाल टोपी मतलब अवैध काम, घोटाले, अवैध खनन। ये दुनिया जान रही कि अवैध काम कौन कौन कर रहा है, सारे देश की संपत्ति कुछ लोगों के पास कैसे पहुंच रही है, जायज काम हो रहे हैं ये देश में। उन्होंने ये भी कहा कि लाल टोपी वालों ने आतंकवादियों तक को संरक्षण दिया है। बीजेपी वाले तो आतंकवादियों को जहाज में लेके कंधार छोड़ आए थे। शायद प्रधानमंत्री जी को ये भूल गए कि क्रांति और इनकलाब का रंग क्या होता है। देश में जब क्रांति आई थी तो उस वक्त कैसे आई थी, ये इनकलाब का रंग है। यूपी इनकलाब की तरफ बढ़ रहा है, पूरी क्रांति की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री को ये भी सोचना चाहिए कि जिन बेगुनाहों का खून बहा उनका रंग भी लाल था, जिन किसानों के ऊपर जीप चढ़ा दी गई उनका रंग भी लाल था, जो गरीब मर गए उनका रंग भी लाल था। इस तरह की भाषा, इस तरह की बातें एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देती। वो जिस कुर्सी पे हैं वो सबके प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनको इस स्तर की सियासत मैं समझता हूं कि नहीं करनी चाहिए। लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट। लाल टोपी चल निकला है। नरेंद्र मोदी जब लाल टोपी कहते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? प्रधानमंत्री ने इसे बाकायदा कंपेयर करके बताया। गोरखपुर में मोदी ने खाद से लेकर गन्ना तक सब बता दिया। 2017 से पहले यूपी कैसा था और 2017 के बाद यूपी में क्या बदलाव आए, मोदी ने डिटेल में समझाया। रुला दी। सब जानते थे कि गोरखपुर का फर्टिलाइजर प्लांट इस पूरे क्षेत्र के किसानों के लिए, यहां रोजगार के लिए कितना जरूरी था, लेकिन पहले की सरकारों ने इसे शुरू करवाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। सब जानते थे कि गोरखपुर में एम्स की मांग बरसों से हो रही थी, लेकिन 2017 से पहले जो सरकार चला रहे थे उन्होंने एम्स के लिए जमीन देने में हर तरह के बहाने बताए। अखिलेश ने लाल टोपी को समाजवादी पार्टी का सिंबल बनाया। मोदी ने 2 शब्दों में उसकी ताकत आधी कर दी। समाजवादी पार्टी के पोस्टरों में लोहिया और जेपी की तस्वीर होती है। प्रधानमंत्री ने उस पर भी अटैक किया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण जी के आदर्शों को, इन महापुरुषों के अनुशासन को ये लोग कब से छोड़ चुके हैं। गोरखपुर हिंदुत्व का पावर सेंटर है। काशी और अयोध्या की तरह ही गोरखपुर का महत्व है। महंत योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के सबसे बड़े ब्रांड हैं। उसी गोरखपुर की धरती से योगी को मंच पर बिठाकर मोदी ने 30 साल से बंद पड़े खाद कारखाने को खोलने के लिए बटन दबाया। विकास, रोजगार, किसान, लाल टोपी, रेड अलर्ट और हिंदुत्व,
मोदी और योगी के चुनावी बक्से में अभी ये 6 प्रमुख मुद्दे दिख रहे हैं। निशाना तय है। चुनाव में अब मोदी और योगी के हर वार अखिलेश यादव पर होंगे। नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर के इस खाद कारखाने को खोलने का वादा तब किया था जब वो प्रधानमंत्री भी नहीं बने थे। जनवरी 2014 को मोदी ने यहां विजय शंखनाद रैली की थी। तब यूपी में सपा की सरकार थी और केंद्र में कांग्रेस थी। गोरखपुर के खाद कारखाने पर 23 साल से ताला लटका था। खाद कारखाना खोलने की कोशिश ना तो कांग्रेस ने की ना सपा ने की। सरकारें आती जाती रही, कारखाना बंद पड़ा रहा। मोदी प्रधानमंत्री बने तो 2016 में गोरखपुर खाद कारखाना नए सिरे से बनाना शुरू किया। 5 साल बाद कारखाना बनकर तैयार है। आज मोदी ने ही उसका लोकार्पण किया। खाद कारखाने के साथ ही गोरखपुर को नया एम्स मिला, जिसका फायदा पूर्वांचल के साथ साथ उत्तरी पश्चिम बिहार के लाखों लोगों को मिलेगा। 5 साल पहले मैं यहां एम्स और खाद कारखाने का शिलान्यास करने आया था। आज इन दोनों का एक साथ लोकार्पण करने का सौभाग्य भी आपने मुझे ही दिया है। गोरखपुर में फर्टिलाइजर प्लांट का शुरू होना, गोरखपुर में एम्स का शुरू होना अनेक संदेश दे रहा है। जब डबल इंजन की सरकार होती है तो डबल तेजी से काम भी होता है। जब नेक नियत से काम होता है तो आपदाएं भी अवरोध नहीं बन पाती। जब गरीब, शोषित, वंचित की चिंता करने वाली सरकार होती है तो वो परिश्रम भी करती है, परिणाम भी ला करके दिखाती है। मोदी और योगी की जोड़ी ने पूरब से लड़ाई छेड़ी। अखिलेश और जयंत चौधरी ने पश्चिम से चढ़ाई शुरू की है। यूपी चुनाव में अब इन्हीं दो जोड़ियों के बीच आमने सामने की लड़ाई होगी। जाट यादव अलायंस बनाने के बाद अखिलेश कहते हैं कि पश्चिम में बीजेपी का सूरज अब नहीं उग पाएगा। पश्चिम में मोदी योगी का अभियान अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन पूरब में फुल मोदी योगी चल रहा है। पूरब और पश्चिम का ये अंतर मोदी को पता है, इसीलिए वो पूरब से भी पश्चिम को साधते हैं। अखिलेश की रैली पश्चिमी यूपी के मेरठ में थी, मगर गन्ना किसानों की चर्चा मोदी ने गोरखपुर से की। इस साल योगी सरकार ने गन्ने का समर्थन मूल्य 325 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 350 रुपए प्रति क्विंटल किया। इससे पहले योगी ने 2017 में गन्ने का समर्थन मूल्य 10 रुपए बढ़ाया था। योगी सरकार ने गन्ना किसानों को 1,43,000 करोड़ रुपए का पेमेंट कराया है, जो रिकॉर्ड है। मोदी ने इथेनॉल ब्लेंडिंग शुरू कराई है, जिससे गन्ना किसानों को फायदा ही फायदा है। मैं आज योगी जी सरकार के इस बात के लिए सराहना करूंगा कि उन्होंने गन्ना किसानों के लिए बीते सालों में अभूतपूर्व काम किया है। गन्ना किसानों के लिए लाभकारी मूल्य हाल में 350 रुपये तक बढ़ाया है। पहले की 2 सरकारों 10 साल में जितना भुगतान गन्ना किसानों को किया था, लगभग उतना योगी जी की सरकार ने अपने 4.5 साल में किया है। यूपी का गन्ना किसान नहीं भूल सकता है कि योगी जी के पहले की जो सरकार थी, उसने कैसे
गन्ना किसानों को पैसे के भुगतान में रुला दिया था। किस्तों में जो पैसा मिलता था उसमें भी महीनों का अंतर होता था। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों को लेकर कैसे कैसे खेल होते थे, क्या क्या घोटाले किए जाते थे, इससे पूर्वांचल और पूरे यूपी के लोग अच्छी तरह परिचित है। वेस्टर्न यूपी में विधानसभा की 110 सीटें हैं। गन्ना बेल्ट में 212 में बीजेपी को सिर्फ 38 सीटें मिली थीं, जो 2017 में बढ़कर 88 तक पहुंच गईं। 2017 में सपा ने कांग्रेस के साथ गठजोड़ किया था, तब उसे 20 सीटें मिली थीं। इस बार उन्होंने जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल का हाथ थामा है। अखिलेश यादव ने किसान आंदोलन का फायदा उठाने के लिए जयंत को मिलाया है। उत्तर प्रदेश के नौजवान तरक्की चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, विकास चाहते हैं, यहाँ के किसान न्याय चाहते हैं। जिस तरह से हमने किसानों की लड़ाई लड़ी, 2022 का चुनाव किसानों के लिए करो या मरो का चुनाव है। पूर्वांचल का समीकरण एकदम अलग है। वहाँ किसान आंदोलन का कोई नाम भी नहीं लेता। पूर्वांचल के 26 जिलों में विधानसभा की 156 सीटें हैं। 2017 में बीजेपी ने पूर्वांचल की 106 सीटों पर कब्जा किया था। 12 सीटें बीजेपी की सहयोगी पार्टियों को मिली थी। समाजवादी पार्टी सिर्फ 18 और बीएसपी 12 सीट ही जीत पाई थी। पहली बार 2014 में, दूसरी बार 2017 में और तीसरी बार 2019 में बीजेपी के लिए भगवा लहर पूर्वांचल से ही उठी थी। क्या इस बार भी वैसा ही होने वाला है? मोदी के गोरखपुर दौरे के सिर्फ 6 दिन बाद काशी दौरा होने वाला है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन मोदी का एक और मेगा शो होगा, जिसमें बीजेपी शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को न्योता दिया गया है। अखिलेश छोटे दलों के साथ गठबंधन करके छापामार लड़ाई लड़ना चाहते हैं, मगर मोदी और योगी ने 22 के लिए बड़ा सोच रखा है। बहरहाल आज ना मोदी ने मुसलमान की बात की, ना योगी ने कोई ऐसा जिक्र किया, लेकिन ओवैसी से लेकर समाजवादी पार्टी और PF5 तक सब बार बार बाबरी मस्जिद और मुसलमानों का जिक्र करते दिखे। ऐसा क्यों हुआ? ये एक नया एक्सपेरिमेंट है और ये फ्रेश एक्सपेरिमेंट सिर्फ यूपी चुनाव को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। इसमें नए पुराने सारे वीडियो मिक्स कर दिए गए। नेताओं ने अयोध्या को, बाबरी मस्जिद को एक बार फिर मुस्लिम मोहल्लों में मुद्दा बनाने की बहुत कोशिश की, जबरदस्त तरीके से कोशिश की। कुछ बातें बहुत खुलकर, कुछ बातें वायरल वीडियो के जरिए की। हम आपको इस रिपोर्ट में वो भी बताएंगे जो खुलेआम चल रहा है और वो भी दिखाएंगे जो इसके बैकग्राउंड में चल रहा है। पिछले 7 सालों में एक आरएसएस का प्रचारक प्राइम मिनिस्टर मोदी, मिस्टर मोदी, योगी को वोट करना है, मोदी को वोट करना है। ये कौन है आप लोग? तुम्हारा बाप का वतन नहीं है ये हमारा वतन है। ये कौन है आप लोग? आपका भी खातिमे का वक्त आ गया है। नरेंद्र मोदी के नए दुश्मन सीधे सीधे मुसलमानों को भड़काने के लिए निकले हैं और मोदी के बैकग्राउंड को नए तरीके से प्रोजेक्ट करने की कोशिश हो रही है। मोदी के आरएसएस कनेक्शन को पुरानी तस्वीर और नए नैरेटिव के साथ घुमाया जाने लगा है। बहुत कुछ कहा जा रहा है, बहुत कुछ फैलाया जा रहा है, मुसलमानों को खुल्लम खुल्ला उकसाया जा रहा है। ये 75 इयर्स में ये विक्टिम मुस्लिम कौम, विक्टिम्स, आरएसएस के जुल्म का विक्टिम्स, कितने फिसाद हुए हमारे देश में, कितने बम ब्लास्ट हुए हमारे देश में, क्या क्या नहीं हुआ। ये सब के पीछे ये कैंसर है, वो कैंसर आरएसएस है। कैंसर आरएसएस है। पहले यूपी में समाजवादी पार्टी सांसद एसटी हसन एंटी मोदी स्क्रिप्ट सुनाते हैं, मुसलमानों को बहकाते हैं। इलेक्शन आने जा रहा है, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा आपसे, अल्लाह के वास्ते इसमें बट मत जाना। सिर्फ एक ही आपका मकसद होना चाहिए कि बीजेपी को हराना। फिर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी माहौल बनाते हैं। चुनावी रैलियों के बाद सोशल मीडिया पर एक नया हैशटैग घुमाते हैं।
जब तक दुनिया रहेगी, सुनो संघ परिवार, हम हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद की शहादत का जिक्र करते रहेंगे। दुनिया को बताएंगे कि तुमने जाकर सुप्रीम कोर्ट से वादा किया था कि मस्जिद की एक ईंट को हाथ नहीं लगाया जाएगा। तुम्हारे लोगों ने मस्जिद को शहीद किया और हमारी मस्जिद जो 550 साल से वहां पर थी, जहां पर हमने हैया अल सलाह और हैया अल फलाह की सदाएं दी, तुमने मस्जिद को शहीद किया और मोमेंटो के तौर पर तुमने ईंट को उठाकर लेकर गए। हम अपने बच्चों को सिखाकर जाएंगे इस दुनिया से, अगर हमारी सिस्कियां बाकी रहेंगी तो हम कलमा भी पढ़ेंगे और कहेंगे बाबरी मस्जिद की शहादत को याद रखो। ये एक नया जंतर मंतर है जिसमें सारे मोदी विरोधियों का सीक्रेट गठबंधन है। कांग्रेस के नेता भी मैदान में उतरते हैं। जंतर मंतर से प्रधानमंत्री के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी होती है। मेरे किसान भाई शहीद हुआ, ये बिच्छू का एक डंक था। मेरे नौजवान रोजगार खो चुके हैं, इस बिच्छू का एक डंक था। कोरोना की महामारी में बिना ऑक्सीजन, बिना दवाई के कई लोग चल बसे, वो एक नहीं डबल इंजन बिच्छू का डर था। और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इसमें नया तड़का लगाती है। पीएफआई के मोहम्मद शाकिर आग लगाने वाले डायलॉग सुनाते हैं। सिर्फ और सिर्फ नफरत, हेट हेट हेट, ओनली हेट, नफरत। क्या पागल लोग हैं ये लोग। ये लोग बोलता है इधर इस्लाम धर्म को नहीं बोलना, ये लोग बोलता है इधर क्रिश्चियन धर्म को नहीं बोलना, ये लोग बोलता है इधर बौद्ध धर्म को नहीं बोलना। कौन है आप लोग? तुम्हारा बाप का वतन नहीं है ये हमारा वतन है ये। कौन है आप लोग? सपा, कांग्रेस, ओवैसी और पीएफआई सबकी पॉलिटिकल ट्यूनिंग चाहे कुछ भी हो, मगर मोदी को भला बुरा कहने वाली सबकी लाइन लेंथ सेम टू सेम है। चुनावों से पहले एक बार फिर सबने मोदी पर अटैक किया, मगर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने इसे बिल्कुल एग्रेसिव तरीके से परोसा है। लोगों की पैकेट को चूरी मार के गवर्नमेंट को चला लेकर है मिस्टर मोदी। ऐसी कंट्री में हमारे मोदी जब जाते हैं उधर गांधी के बारे में बात करते हैं। अमेरिका गए तो गांधी गांधी, इंडिया आए तो गोडसे गोडसे, इंडिया आए तो गोडसे गोडसे। जब तक पॉपुलर फ्रंट है वो लड़ेगी आरएसएस के साथ। और ये मोदी, ये आरएसएस के लोग, आप लोग हमसे वार करेंगे, आप लोग हमसे वार करेंगे। क्रोनोलॉजी समझिए। मोदी विरोधी हेट फैक्ट्री के सारे कैरेक्टर्स अचानक एक्टिव नहीं हुए हैं। ये 24 वाला लॉन्ग टर्म प्लान है, मगर इन सबका शॉर्ट टर्म प्लान 22 का यूपी चुनाव है। इस प्लान को कामयाब बनाने के लिए मोदी विरोधी स्क्रिप्ट भी लिखे जा रहे हैं और मुसलमानों को बहकाने वाले पोस्टर्स भी छपवाए जा रहे हैं। एक सैंपल ये रहा। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एसडीपीआई की मदद से पहले छोटे छोटे बच्चों का ब्रेन वॉश करके उसके सीने पर जहरीले पोस्टर चिपकाते हैं, जबरदस्ती बैज लगवाते हैं और फिर स्कूलों में जाकर, क्लासरूम में जाकर नफरत की पाठशाला चलाते हैं, बच्चों को प्रवोक करते हैं। पीएफआई की जहरीली पाठशाला स्कूलों से होकर सीधे सियासी मंचों तक पहुंचती है और हजारों की भीड़ के सामने जमकर हिंदू मुसलमान होता है। मोदी योगी का नाम लेकर आरएसएस पर अटैक होता है और इसी तरह नफरती माहौल बनाया जाता है। ये मनुवादी आरएसएस का जो नागपुर का विचारधारा, उसे खातिमा होना ही पड़ेगा और इंशाअल्लाह पॉपुलर फ्रंट उसको खातिमा करेगा उसको। हम उसको दफन करके ही जाएंगे इंशाअल्लाह। ये अभी नया आरएसएस का जो लीडर है मोहन भागवत कहता है कि मुस्लिम ये सब हमारा डीएनए एक है, हमारा डीएनए एक है। डीएनए बोले तो मतलब हमारा खून एक है, हमारा खून एक है। मोहन भागवत को मैं पूछना चाहता हूं, 6 साल के एक बच्चे को आप जाकर पूछो हमारी बाबरी मस्जिद को किसने तोड़ा, तो वो 6 साल का मुस्लिम बच्चा बोलेगा वो आरएसएस ने तोड़ा।
बहकाने और भड़काने वाले ये तमाम वीडियोस पिछले 24 से 48 घंटों के भीतर वायरल हुए हैं। एक वीडियो 45 मिनट का, दूसरा वीडियो 58 मिनट का, मगर दोनों का एजेंडा सेम। मोदी को फासिस्ट बताओ, धार्मिक उन्माद फैलाओ, पीएफआई का एजेंडा चलाओ। एक टॉपिक खत्म होते ही दूसरा टॉपिक घुमाओ और मरने मारने वाली पटकथा सुनाओ। ये जो ड्रामा है, आपका हाथ पकड़कर हम लोग रोकेंगे, आपको काम करने हम लोग नहीं देंगे। आप जितना भी हमारे बारे में, पॉपुलर फ्रंट के बारे में झूठ बोलो, हम डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। संविधान को खत्म करने वाले गोडसे के औलाद इस देश के नेशनलिस्ट। तो कल के दिन ये लोग सीएए को ड्रामा करके एनपीआर वो ये सब करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ध्रुवीकरण, हिंदू मुस्लिम इतना ही है इनके पास। ये करेंगे मोदी, अमित शाह, आरएसएस। तो उस वक्त पर जरूरत पड़ा तो हम हमारे संविधान के खिलाफ जो कानून बना है उस कानून को निकाल कर फेंकने के लिए 7,000 नहीं 70,000 लोग शहीद होना है तो होना ही पड़ेगा। पीएफआई के मंचों से मोदी के खिलाफ जो कहा जा रहा है वो यूं ही नहीं कहा जा रहा। सीएए एनआरसी वाला माहौल फिर से बनाया जा रहा है तो वो यूं ही नहीं बन रहा। इसके पीछे एक वजह है और वो ये है कि देश के अलग अलग हिस्सों में पीएफआई की भड़काऊ गतिविधियों पर नकेल कसने लगी है। धर्मांतरण के मुद्दे पर एक्शन होने लगा है, पोल खुलने लगी है। धर्मांतरण के मामले में मुख्यमंत्री जी ने भी कहा और हम भी कह रहे हैं कि जो विदेशी फंडिंग आती है, जो एनजीओ इनका गलत उपयोग करते हैं, पीएफआई जैसे संगठन उपयोग गलत कर लेते हैं, इनकी हम जांच करा रहे हैं और जांच में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जब ऐसी सख्त कार्रवाइयां होंगी तो जाहिर सी बात है इसे एक अलग ट्विस्ट और टर्न दिया जाएगा, उसे मोदी योगी से जोड़ा जाएगा। पीएफआई के मंचों से यही होता रहा है। गौर से सुनिए कैसे मोदी विरोधी जहर घोला जा रहा है और धर्मांतरण को सिरे से खारिज किया जा रहा है। हमारे देश में ये देश के यूथ, नौजवान, इसके खिलाफ जब बात करने का बात आता है तो वो नौजवानों को आरएसएस के लोग क्या किए, वो यूथ को जाकर क्या बोले, आप एम्प्लॉयमेंट का मत पूछो, आप पेट्रोल का मत पूछो, आप डीजल का मत पूछो, आप कुछ भी मत पूछो, आपको जो है मुसलमानों से, क्रिश्चियनों से बचाने के लिए मोदी चाहिए, योगी चाहिए, आपको जो है मुंह बंद करके गुलाम जैसा रहना है बोलकर उनके अंदर एक दीवाना, एक कैंसर उनके अंदर डाल दिया। ये आरएसएस का काम है। वो मुसलमान ऐसा है, औरंगजेब ऐसा है, टीपू सुल्तान ऐसा है, वो वैसा है। पूरे लोगों को गोबर भक्त बना के, अंध भक्त बना के, उनको दीवाना बना के, उनके अंदर पॉइजन डाल के एक रिमोट कंट्रोल जैसा ये लोग हाथ में रिमोट कंट्रोल रख के उनको डांस करा के उनको टीवी जैसा चलाता है। जैसा इलेक्शन आता है कुछ नहीं पूछना तो उसको क्या बोलता है, लव जिहाद। क्या बोलता है, लव जिहाद। क्या लव जिहाद? मुस्लिम यूथ हिंदू लड़कियों को पकड़ के जाके शादी करता है, उससे बचाने के लिए हम लव जिहाद कानून बना दिया, हम एंटी कन्वर्शन का कानून बना दिया। क्या कानून बना दिया? ये मुस्लिम्स को, क्रिश्चियन को जो है, हिंदू लोग को पकड़ के जो है वो मुस्लिम बनाता है, क्रिश्चियन बनाता है, उसको स्टॉप करने के लिए हम क्या कानून बना दिया? एंटी कन्वर्शन कानून बना दिया। तो आपको आंख बंद करके, मुंह बंद करके आप किसको वोट करना है? योगी को वोट करना है, मोदी को वोट करना है। एक दीवाना जैसा, एक अंध भक्तों को बनाकर ये देश को आज आरएसएस चला रहा है।
हम इधर इस्लाम धर्म को प्रीच करेंगे, हम इधर जिसको पसंद है वो क्रिश्चियन धर्म को प्रीच करेगा, हम इधर बौद्ध धर्म को प्रीच करेंगे, जिसको जो पसंद है वो प्रैक्टिस करने दो, जिसको जो पसंद है वो धर्म को अपनाने दो। Who the hell is RSS? कौन है RSS आकर लोगों को बोलने के लिए? कौन है? ऐसी प्रयोगशालाओं का सिंगल पॉइंट एजेंडा ही है आरएसएस करो और चुपके से मोदी को घेरो। तभी तो हिंदू मुस्लिम करते करते सीधे मोदी सरकार की नीतियों पर बात होने लगती है और लगे हाथों आरएसएस को खत्म करने वाली तकरीरें शुरू हो जाती हैं। जो कंट्री में गाय के नाम पर, पेशाब के नाम पर, गोबर के नाम पर लोगों को मारता है, मर्डर करता है, तो ऐसा देश में कौन आकर बिजनेस करेगा? ये पॉपुलर फ्रंट कहता है मोदी एंड आरएसएस इज नॉट द प्रॉब्लम टू मुस्लिम्स, दे आर द प्रॉब्लम फॉर द नेशन। ये आज डीआरडीओ ने शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया। डीआरडीओ ने यह परीक्षण ओडिशा के कलाम द्वीप से किया है। यह मिसाइल नेवी के जहाजों को दुश्मनों से बचाने के लिए बनाई गई है। इसकी रेंज 15 किलोमीटर। कम दूरी की मिसाइल जमीन या फिर नेवी के जहाज से वर्टिकली लॉन्च की जा सकती है। 90 डिग्री के एंगल पर भी मिसाइल फायर हो सकती है। यह मिसाइल युद्धपोतों के लिए एयर डिफेंस का काम करेगी और दुश्मन की हमलावर मिसाइलों को हवा में ही तबाह करेगी। जेएनयू एक बार फिर सुर्खियों में है। वजह है बाबरी मस्जिद का पोस्टर। लेफ्ट की स्टूडेंट विंग के नेता यूपी चुनाव के लिए नए नए नारे गढ़ रहे हैं। एक बार फिर जेएनयू में स्टूडेंट लीडर्स का वीडियो पुलिस के पास पहुंच गया है। बाबरी का जो मुद्दा करीब करीब खत्म हो चुका है, उसे भड़काने के लिए जेएनयू में एक नया प्रयोग शुरू हुआ। यह कोई एक दिवसीय प्रयोग नहीं है, इस प्रयोग की सीरीज चल रही है और इस प्रयोग की पूरी क्रोनोलॉजी भी आप समझिए। आधी रात को ढपली की थाप पर ये बाबरी के गीत कौन गा रहा है? जिस विवाद का निपटारा सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, उस विवाद को फिर से जिंदा करने की कोशिश करने वाले लोग कौन हैं? बाबरी के नाम पर कम्युनल टेंशन भड़काया और जाति का नाम लेकर सोशल हार्मोनी का मखौल भी उड़ाया। ये जेएनयू की धरती है। जेएनयू की छात्र राजनीति की प्रयोगशाला में कुछ नए नारे गढ़े हैं, जिसकी लॉन्चिंग 6 दिसंबर को की गई है, उसी दिन जिस दिन बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था। जेएनयू में एंटी मोदी और एंटी आरएसएस ताकतें एक बार फिर से एक्टिव हो गई हैं। इस बार निशाने पर आरएसएस और मोदी के साथ साथ योगी आदित्यनाथ भी हैं। जेएनयू में मौजूद आरएसएस, मोदी और योगी विरोधी धड़ा एक बार फिर नए सिरे से नफरत की राजनीति को हवा देने में जुट गया है। इस बार जेएनयू के प्रदर्शनकारियों ने जो नए नारे गढ़े हैं, वो बाबरी मस्जिद के इर्द गिर्द घूम रहे हैं और बाबरी को सेंटर में रखकर ये कहा जा रहा है कि मोदी सरकार
हिटलर की सरकार है। आरएसएस और बीजेपी की कब्र खोदने के मंसूबे बांधे जा रहे हैं। विरोधियों के तड़प तड़प कर मर जाने की दुआएं मांगी जा रही हैं। ब्राह्मणवादी को आतंकवादी कहा जा रहा है। हिंदू राष्ट्र की खिलाफत की जा रही है और दिल्ली के दंगों पर भी आपत्तिजनक नारेबाजी की जा रही है। जेएनयू के प्रदर्शनकारियों का ये प्रयोग शुरू हुआ है 4 दिसंबर से। 4 दिसंबर को जेएनयू में राम के नाम पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म की स्क्रीनिंग की गई और फिर 6 दिसंबर को धरना प्रदर्शन करके आपत्तिजनक नारेबाजी हुई। यानी एक बार फिर जेएनयू से जहर फैलना शुरू हो गया है और इस जहर से मुल्क के अमन के बिगड़ने का खतरा भी पैदा होने लगा है। आखिर क्या है ये राम के नाम? राम के नाम आनंद पटवर्धन की एक डॉक्यूमेंट्री का नाम है जो सितंबर 1992 में रिलीज हुई थी, जिसमें 1949 से लेकर सितंबर 1992 तक के राजनीतिक घटनाक्रम को दिखाया गया है। यानी अयोध्या में भगवान राम के प्रकट होने से लेकर आडवाणी की रथ यात्रा का पूरा घटनाक्रम डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया है। डॉक्यूमेंट्री में आडवाणी की रथ यात्रा को पूरे देश में दंगों की वजह साबित किया गया है। जेएनयू के छात्र यूनियन के दफ्तर के अंदर राम के नाम की एक डॉक्यूमेंट्री दिखाने का ऐलान किया गया और ये कुछ लेफ्ट के स्टूडेंट्स थे जिन्होंने ये तय किया कि राम के नाम की एक डॉक्यूमेंट्री जो है इसी जेएनयू एसयू के दफ्तर के अंदर दिखाई जाएगी। उसकी स्क्रीनिंग होनी थी, लेकिन जेएनयू प्रशासन ने उस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर रोक लगा दी। कहा कि जो विश्वविद्यालय का सौहार्दपूर्ण वातावरण है वो खराब हो सकता है इस स्क्रीनिंग से, इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग से। जिसके बाद ये तय हुआ कि छात्रों ने ये तय किया कि इसकी स्क्रीनिंग बाहर की जाएगी और बाहर की गई। जिन लोगों ने बाहर दिखाई उन पर अब कार्रवाई हो सकती है। उन छात्रों के ऊपर जेएनयू प्रशासन कार्रवाई कर सकता है, लेकिन किस तरह की कार्रवाई होगी ये देखने की बात है। लेकिन स्क्रीनिंग पर रोक लगाने के बावजूद भी कुछ छात्र नहीं माने और राम के नाम वाली जो डॉक्यूमेंट्री थी वो इसी जगह यहाँ पर उसकी स्क्रीनिंग की गई। 4 दिसंबर को इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग के बाद जेएनयू के प्रदर्शनकारियों ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद दोबारा खड़ी करने के नारे लगाए। उसके जजमेंट को नहीं मानते तो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया को पता है कि ये क्या चाहते हैं। ऑब्वियसली जो जहां से जो जेएनयू कैंपस के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपने तरफ से मैसेज सीधा कर दिया, साफ दे दिया है कि ऐसे प्रोग्राम जो देश सोसाइटी और स्टूडेंट कम्युनिटी को बांटने की कोशिश करेगा, ऐसे प्रोग्राम जेएनयू में कभी नहीं होगा। और हम लोगों ने पिछले 4-5 सालों में ऐसा कोशिश भी किया है कि जो भी देश के खिलाफ हो, जो देश के बांटने की कोशिश कर रहा हो, ऐसे प्रोग्राम हम लोगों ने हमेशा विरोध किया और इन लोगों को देश के सामने एक्सपोज किया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।